चलो ठीक है, वैक्सीन अगर कोरोना का इलाज है तो क्या कंप्लीट वैक्सीनेशन 135 करोड़ जनता को डबल डोज करने में हम 5 साल के भीतर भी समर्थ हो पाएंगे? वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी बदौलत। सड़कों पे दिख रहे हर लोग आतंकवादी नहीं है, हर लोग कोरोना स्प्रेडर नहीं है, उनकी मजबूरी है, उनके पेट की आग है। लॉकडाउन कभी भी इलाज नहीं है भारत जैसे देश में, जहाँ पे 60, 40, 50% लोग दिहाड़ी, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, मतलब रोज लगा के खाने वाले लोग बोलते हैं कि रेस्टोरेंट से आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी ले सकते हो। रेस्टोरेंट से आप ले सकते हो भैया, तो वही काम कर दो। वो भी ठेला लगा के खड़ा रहेगा, 5 ठेला वाला मौर्या लोग में 5 ठेला वाला दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पे, वहाँ से लोग ले लेगा, वहाँ खड़ा होकर खाएगा नहीं, ले लेगा चला जाएगा। उनकी ज़िंदगियाँ तो ख़त्म हो गई ना, उनके पास स्टॉक बैलेंस भी नहीं है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हालत देखो, रेफरल हॉस्पिटल्स का हाल देख लो। वो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे गोबर गोईठा पारे जाते हैं, वहाँ पे वो गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं। जिन लोगों के पास अपना घर ठीक ठाक नहीं है, उसी में अपना वो बांस बल्ला लगा के अपना घर भी बना लिया, तबेला भी बना लिया, वहीं पे रहते हैं। वहाँ पे होना चाहिए था डॉक्टर्स, वहाँ होने चाहिए थे बेड। क्या सरकार यही चाहती है कि कोरोना और लॉकडाउन के नाम पे लोग अरे आपको जो करना खत्म करिए ना, साल 2 साल और ले लीजिए, 6 महीना टाइम ले लीजिए, फिक्स करिए, डेट बताइए कि इस तारीख को कोरोना जा रही है। और अगर कोरोना नहीं जा रही तो क्या ऐसे ही 2, 4, 5 साल चलता रहेगा? आपने पिछले साल बहुत सारा नौटंकी किया, 20 लाख करोड़, वो जून तक ये मोरेटोरियम, वो बैंक्स, वो इस बार कहाँ गया? लॉकडाउन तो इस बार भी है। आपके कोई आर्थिक पैकेज नहीं है। आपके पास जो भी पैकेज है टीवी के लिए है, आम आदमी के लिए, जो स्वरोजगारी लोग हैं, जो दिहाड़ी लोग हैं, उन तक पहुंचने वाली कोई भी पैकेज नहीं है आपके पास। तो इस तरीके से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। और यही शिक्षा की बात जहाँ तक है, तो मैं कितना बोलूँ, मैं एक ही लाइन जानता हूँ कि अगर ये साल 2 साल 3 साल और चला, जो कि चलने की संभावना है या इन लोगों के मन में है, या अपनी सारी नाकामियों को कोरोना के आड़ में पर्देदारी के तौर पे इसको छुपाने की जो कोशिश है, अगर ऐसा चला तो मुझे नहीं पता कि स्वरोजगार वालों का क्या होगा, मुझे नहीं पता कि दिहाड़ी लोगों का क्या होगा, हमें नहीं पता कि देश में विरोध होगा, विद्रोह होगा, क्या होगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसे ही सरकार लॉकडाउन लगाती रहेगी, माल मारती रहेगी और आम जनता चोरी छुपे लॉकडाउन को तोड़ती रहेगी। पिछले साल भी टूटा, इस साल भी टूट रहा है, कहीं कोई लॉकडाउन फॉकडाउन है नहीं। बिहार में प्रभात कुमार जी चले गए, वो भी कोरोना की मौत नहीं है, कोरोना इफेक्टिव हुए, लेकिन उनका रीजन कोई दूसरा था। 100 में 99 केस का रीजन कुछ और होता है, सबको कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। तो मसला है कि इमेजिन करो कि 2 से 3 साल 4 साल ऐसे ही चला, तो क्या आप ऐसे ही चलाते रहेंगे? ऐसे ही लॉकडाउन लगा के कोरोना का चेन तोड़ेंगे, जो लॉकडाउन कहीं पे भी प्रभावी नहीं होता है। बड़े प्यार से अभी ग्रामीण इलाकों में एक शब्द चलता है कि अरे ये झंड लॉकडाउन में जब कोरोना घट रहा है तो प्रचंड लॉकडाउन लगा लो। और मैं पहले भी प्रचंड लॉकडाउन का समर्थक रहा हूँ, पिछले साल भी। मेरे मन में ये आता है कि आपको रियल लॉकडाउन जानते हो क्या होता है? रियल लॉकडाउन इंडिया में कब लगेगा? जब ग्रामीण इलाकों में बैंक बंद होगी। आपको नहीं पता कि आपका पिछले साल मार्च से लेके अभी तक कभी भी आपका एक भी ग्रामीण ब्रांच के बैंक की सीढ़ियों पे सैकड़ों लोगों से कम की भीड़ नहीं देखी गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। वो गरीब लोग, वो उनका जो 500, 1000, 2000 जो भी रुपया आता है सरकार की तरफ से कभी कभी, या जो भी परमानेंट या वो पेंशन वेंशन वाला सिस्टम, आप बैंकों की हालत देखोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। आप किस लॉकडाउन की बात करते हो? ठीक है, वो बेचारा बैंक के लिए आया, हो सकता है पुलिस का एक डंडा भी खा लिया हो रोड पे, लेकिन उसको बैंक तक तो पहुंचना है अपना पैसा निकालने के लिए। विकल्प लॉकडाउन नहीं है, विकल्प अभी भी है कि आप अपनी सारी पूंजी, सारी ताकत मेडिकल फैसिलिटीज़ को बनाने में लगा दो। हाँ, चाहे वो टेम्प्रोरी बेस हो, क्योंकि कोरोना परमानेंट तो रहेगा नहीं, और चाहे वो परमानेंट बेस हो। मसला ये नहीं, मेरा कर्म ये है कि कोरोना है, बड़ा खतरनाक है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को डरने की तो 1 पैसा ज़रूरत नहीं है। जो दहशत से मुक्त रहेगा वही कोरोना से पार पाएगा। आंसू बहाने और संवेदना से याद आया, मोदी जी रो के नमन किए हैं उन लोगों को जिनकी जान गई है कोरोना की वजह से। क्या लगता है कि इतिहास के लिए लोगों के लिए किया था उन्होंने, या बनारस के लोगों के लिए किया था? मुझे नहीं, थोड़ा सा आइडिया नहीं है, आप मुझे बताओ। जब वो रोए थे तो काफ़ी सारे मीम्स बने, उस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो उसका कारण है कि उसका एक मीम्स पहले आया कि जब वो सत्ता में आने वाले थे या आ रहे थे, तो उस टाइम में उन लोगों का बहुत सारा फेमस डायलॉग होता था
कि रोने से देश नहीं चलता, रोने वालों को देश बाहर करो, रोने वालों को देश ये कर दो वो कर दो। मतलब अगर आप उनके पुराने, अगर आप 14 से पहले के उनके ढेर सारे वीडियोज़ को उठाएंगे, खासकर 10 से लेकर 14 के बीच के वीडियोज़ उठाएंगे, और 14-15 को छोड़ दो, 16 से लेकर अभी तक के वीडियोज़ उठाएंगे, या उनके साक्ष्यों को जब आप टटोलेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना के बारे में भ्रांतियाँ फैलती गई, जिस तरीके से कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फैला। अभी देखो ना, आप कन्फ्यूजन से याद आया, मैं एक्चुअली मेरा मन ही नहीं है मोदी जी की बात करने का। अभी एक भ्रांति और मैं इसी में जोड़ देता हूँ। एक भ्रांति आई वैक्सीन की। पहले हुआ कि भाई 30 दिन के भीतर दूसरा डोज लेना पड़ेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। फिर आपने बोला 45, और वैक्सीन की आड़ में अब क्या कर रहे हैं लोग, सरकार के भक्त लोग, अब आम जनता को गाली दे रहे हैं। दो चीज़ पहला हुआ, पिछले 4 महीना में 2 चीज़ें परिवर्तन हुई। एक, जिम्मेदार ठहराया गया पहले सिस्टम को, पहले सिस्टम के नाम पे धकेलने की कोशिश हुई है। वो सिस्टम हैंडल कौन करता है, सिस्टम का मालिक कौन है, किसके पास आप रो रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। सिस्टम है तो सिस्टम गलत है, सिस्टम को ठीक करो, तुमको इसीलिए दिया गया है ना प्रचंड बहुमत, या आपको सरकार का मुखिया इसीलिए बनाया गया है कि सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी है तो उसको ठीक करिए आप। तो आप पहले सिस्टम पे रोए, और अब बड़े प्यार से लोग आते हैं और सोशल मीडिया पे लिख के या बोल के चले जाते हैं, ये भारत है महाशय, यहाँ पे तो लोगों को समझाना मुश्किल है, साले को जूता लेके मारो, लोग यहाँ समझते ही नहीं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। हर आदमी जो जितना डरा हुआ है उतना बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, जो जितना डरा हुआ है वो उतना सरकार के फेवर में खड़ा नजर आ रहा है, और उसके एवज में हो क्या रहा है कि जो मूल चीज़ें वो छुप जा रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि भारतवर्ष की जो 70% के आसपास 60-70% आबादी जो गाँव में बास करती है, अगर आप कस्बाई शहरों को जोड़ लें, कस्बाई नगरों, छोटे छोटे शहरों को, बाज़ारों को अगर जोड़ लें, तो 80% प्लस आबादी जो ग्रामीण इलाके में बास करती है, बड़ी मशक्क़त से 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल ज़िंदगी भर पैसे जोड़ जात के जैसे तैसे करके वो शादियाँ अरेंज करते हैं। उसकी इमोशनल चीज़ें जुड़ी होती है कि मेरी बेटी का फलाना दिन शादी है, रिश्तेदारों को इनविटेशन कर चुके होते हैं वो। नमस्कार, DW24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा ओझा है, और आज हम चर्चा करेंगे उसी बारे में जिस बारे में हर दिन जो है अखबारों में आप पढ़ते हैं, आपके पास कई तरह की वीडियोज़ आती है, कोरोना वायरस। और अब बिहार में एक नई महामारी घोषित की गई है, इनफैक्ट अन्य राज्यों में भी इसको महामारी घोषित की है, जो कि ब्लैक फंगस है। कोरोना महामारी आम से लेकर के खास तक के लोगों के लिए एक आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इससे हम कैसे उभरेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन सरकार की तरफ से नए नए गाइडलाइंस लगाए जा रहे हैं। और अब जब लॉकडाउन लगाया गया है बिहार में, तो लोगों का कहना है कि जो केसेस जो हैं, जो डाउन हो रहे हैं आए दिन, जो कोरोना के जो केसेस हैं, वो उनकी जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉकडाउन का जो है वो योगदान है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर विजय रंजन सर हैं, जो हमें बताएंगे कि लॉकडाउन जो है सर, क्या सच में बेनिफिशियल रहा, जिसकी वजह से कोरोना केसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर जो चुनाव के वक्त में इतना ज़्यादा भीड़ था उस वक्त कोरोना के केसेस हाइप पे क्यों नहीं थे। इन सभी मुद्दों पर आप। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि लॉकडाउन, जैसे पिछली दफ़े हमने डिबेट में चर्चा की थी नाइट कर्फ्यू की, कि जहाँ नाइट लाइफ है वहाँ नाइट कर्फ्यू समझ में आती है। ये जो लॉकडाउन, और समस्या ये है कि लॉकडाउन को ही सारे विशेषज्ञ लोग जाके ये बता देते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ही हमारा, आज भी मुख्यमंत्री जी का बयान है, आज भी बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट है कि लॉकडाउन की वजह से ये मतलब केसेस डिक्रीज हुए हैं। जी सर। और जो लोग ज़मीन पे हैं उनको पता है कि लॉकडाउन कहीं पे भी वो कोरोना चेन, अगर कोरोना है, मैं पहले हमेशा बोलता आया हूँ कि कोरोना है, पहले तो मैं फिर से मुझे डिफ़ाइन करना होगा कि कोरोना की सत्यता और भयावहता के बीच में जो महीन सी लकीर है उसको पहले समझना होगा। कोरोना एक सिंपली बहुत ही हाई लेवल का बुखार हो सकता है, जो डेंगू से कुछ मायनों में बहुत खतरनाक है, कुछ मामलों में डेंगू से भी बहुत ईजी है, जैसा कि डॉक्टर्स हमेशा बताते आए, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं वो बताते आए हैं ज़रूरत के हिसाब से, कि नहीं 85% लोगों को तो घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, 95% लोगों को वो होम आइसोलेट होकर ही ठीक हो जा रहे हैं। पिछली बार की तरह ये नहीं हो रहा है कि कोरोना पॉजिटिव आप पाएंगे और आपको उठा के क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली में धकेल दिया गया, बदहाली में साथ में एक लाइन जोड़ने का, उस बदहाली में धकेल दिया गया, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मेंटली इफेक्टेड हो गए। अब मसला है कि लॉकडाउन से कोरोना केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, या लोग सतर्क हो गए, लोगों ने दवाई, चूँकि दवाइयाँ आपने उपलब्ध करा दी, लोगों को बोल दिया कि तो ठीक है, थोड़ी बहुत कालाबाजारी हुई, जो भी हुआ, लोग सतर्क भी हैं, लोग सजग भी हैं। और जहाँ तक लॉकडाउन का इफ़ेक्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी समझ में लॉकडाउन बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है,
चाहे वो किसी भी कंट्री में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, ब्रिटेन में हुआ हो, पेरिस में हुआ हो, रसिया में हुआ हो, और सब जगहों पे 2-3 महीने के लॉकडाउन हुए और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जो हालात है उसमें आप लॉकडाउन कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर टीवी न्यूज़ या अखबारों को थोड़ा सा इतर करके अगर आप देखें, अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आप चेक करें, ग्राउंड की रियलिटी अगर चेक करें आप, तो आपको कहीं पे भी बहुत प्रॉपर लॉकडाउन न पिछले साल मार्च अप्रैल 2020 में हुआ था, न अप्रैल मई 2021 में लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। क्योंकि आपने पिछले साल का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब पहला लॉकडाउन लगाया गया था तब मोदी जी ने कम्प्लीटली आके अनाउंस किया था कि हम लोग बहुत बड़े महामारी में आ गए हैं, तो अब हमें लॉकडाउन कम्प्लीटली लॉकडाउन करना चाहिए। जब केसेस 40,000 के आसपास थे पूरे इंडिया में, अब केसेस जो है वो हर दिन हम 3 लाख 4 लाख देख रहे हैं। बावजूद इसके उतना ज़्यादा हाइप नहीं बना हुआ है लॉकडाउन का, क्योंकि हम मॉर्निंग में निकलते हैं तो हम देखते हैं सड़कों पर क्या हाल होता है। तो आपको क्या लगता है, हम उस वक्त बेवकूफ़ बनाए गए थे या आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। एट दैट टाइम मोदी जी को जो दुनिया कर रही थी, दुनिया को वो फॉलो कर रहे थे। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि देखो, अमेरिका इटली के लोगों का माइंडसेट, उन लोगों का खान पान, उनका दैनंदिनी अलग है। इंडिया की अधिकांश आबादी, हम गाँव में बसते हैं। भारत को हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत गाँव का देश है। भारत के ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं वो बड़े ही अजीब टाइप से मेहनत कश होते हैं। अमूमन लोग आज भी आप देखोगे, आप पिछले साल भी देखोगे, अभी भी देखोगे, अगर आप किसी दलित बस्ती में चले जाओ, आप पटना शहर के ही किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में चले जाओ, आप गांव में, आप हमारे मधुबनी जिला में जाओगे तो मान लो फुलपरास घोड़िया के बीच में ड्योर गाँव है, या मतलब कुछ ऐसे ऐसे इंटीरियर में जब आप जाओगे तो वहाँ की पूरी आबादी इस चीज़ से वंचित, उसको पता ही नहीं है लॉकडाउन क्या। बस उसको इतना पता है कि बाज़ारें बंद है, 2 रुपये का सामान 4 रुपये में ख़रीदना है। मतलब एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे कालाबाजारी वो लेके आते हैं। और लॉकडाउन कभी भी प्रॉपर नहीं हुआ। पिछले साल भी प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ था। शहरों में जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपने आप को इटली, अमेरिका और पेरिस के लेवल में देख रहे हैं या कंपेरिजन समझ रहे हैं, उनको वो चीज़ें समझ में आती होगी कि चलो घर में बंद हो जाओ, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना आप बंद हो जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें सही है, जान है, जहान है, दवाई भी, कराई भी, आपकी सारे डायलॉग डिलीवरी सही हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल, ठीक है, इतिहास में तो ये दर्ज होगा ना कि आखिर पिछले 1-1.5 साल में आपने कितनी दफ़े लॉकडाउन लगाई, कितनी दफ़े आपने पूरा, आप याद करो, मार्च अप्रैल मई 8 जून 2020 को धीरे धीरे इंडिया अनलॉक होना शुरू हुआ था। जुलाई अगस्त में जाके फिर भी 10-20% चीज़ें, बड़े बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्सेज, ये सब बंद रह गए। एजुकेशन सेक्टर को देखोगे तो अभी तक ठीक से कभी खुला ही नहीं है। और आप अभी तक खुले नहीं हैं, और साथ में आप तीसरी लहर की चर्चा कर रहे हैं। साथ में आप वो तीसरी लहर में बॉयज़ को, बच्चों को फंसाने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सीन जो है ना, बड़ा ही कन्फ्यूजनिंग है। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोरोना है, कोरोना को, अगर कोरोना बीमारी है, अगर कोरोना जो वायरल बुखार है, या जो बुखार बहुत ही हाइप हो जाता है, या वो लंग्स में चला जाता है, या लंग्स में जाके लोगों को इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ 2 ही केस है। एक जो क्रिटिकल मरीज़ हैं ऑलरेडी पहले से, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, चाहे वो स्ट्रोक के पेशेंट हो, चाहे कैंसर या किसी भी प्रकार के अन्य चीज़ों से, ट्यूबरकुलोसिस या वो डेंगू या बुखार, या जिसके शरीर में पहले से इस तरीके, और उसमें एक तो क्रॉनिक डिजीज, ऊपर से दहशत का आलम। जिस तरीके से दहशत पहले क्रिएट किया जाता है, चाहे आप फिगर बढ़ा के, घटा के, या जो भी आपका डाटा आता है, या जैसे पिछली बार, अभी इस बार श्मशानों से फिर ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई, और कुछ तस्वीरें जेन्यून आई, जैसे गंगा के किनारे यूपी से लेके बिहार तक डेड बॉडी का वो भीड़, वो एक अलग जांच का विषय है। लेकिन उस भीड़ के आधार पे आप आम जन को दहशत में डालते हो, तो उसमें भी दहशत में आता कौन है? मैं थोड़ा कड़वी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्या उस दहशत में भारत की 80% आबादी आ रही है? नहीं आ रही है। आप किसी को भी, टीवी वाले हो, न्यूज़ वाले हो, कोई भी हो, मीडिया हो, आप उसको गांव में जाके भेजो, वहाँ पे कलश यात्रा एज इट इज चल रही है। आपके हिसाब से आपके कागज़ पे धार्मिक कर्मकांड बंद हैं, लोगों के घरों में उपनयन मुंडन चालू हैं। हाँ ठीक है, सिलेक्टेड 1 से 2% लोग अपने उपनयन को पोस्टपोन्ड किया। शादी में 20 लोग आएंगे, ऐसा भी शादी में 20 लोग आएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप एक शादी उठा लोगे पूरे बिहार भारतवर्ष में, तो हर शादी में ये प्रोटोकॉल टूटता है। तो ऐसा रूल, और शादियों में ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, बुजुर्ग नहीं जा रहे हैं, शादियों में सभी लोग जा रहे हैं। आप 20 कर रहे हो, आप 50 लोग जा रहे हैं। मेरे पास अभी रिपोर्ट है कि बहुत जगहों पे थाना ने आराम से बोल दिया, हाँ ठीक है, आप 50 आदमी लेके जाइए, 3 दिन बिफोर इन्फॉर्मेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली चलती आ रही है। दुकानें बंद नहीं हैं। आप 6 से 10 बोलते हो, मैं बहुत ऐसी जगहों पे गया हूँ भ्रमण के दौरान, जहाँ पे मुझे शाम के टाइम में मछलियाँ बिकती हुई दिखी, दोपहर के टाइम में मुझे चूड़ियाँ बिकती हुई दिखे। आप बड़े प्यार से बोल देते हो लॉकडाउन,
आपने सारी दुकानों को खोला, आपको थोड़ा सा ग्राउंड पे करना चाहिए था। अगर कोरोना को कंट्रोल करने का लॉकडाउन इलाज है तो इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए था, ताकि कालाबाजारी भी ना होती और आम जन को जब इनकम बंद है तो 2 रुपये का सामान 4 रुपये में खरीदना ना पड़ता। सर, ये शहरी क्षेत्र में जहाँ पर 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक दुकान खोलने का जो परमिशन दिया गया, इसके बाद दुकानदारों ने जो है सरकार इसके खिलाफ नारेबाजी की, उनसे अपील की कि टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, गांव में बढ़ रहा है, गांव में जाके सख्ती कीजिए, हम लोग को थोड़ा ढिलाई दे दीजिए। तो ये क्या मतलब लग रहा है आपको कि ये शहर गांव क्या ड्रामा है? मतलब हो तो हर जगह रहा है, अब जब ये एक्सटेंड हो गया, मान लीजिए कि टाइमिंग को और बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे फिर और कोरोना को खतरा नहीं होगा? मतलब सरकार कर क्या रही है, प्लानिंग क्या है? पहले तो मेरी समझ में यही नहीं आता है कि अगर आप जैसे आज मैं सुबह की बात बताऊं, आज मैं बोरिंग रोड चौराहे पे सुबह सुबह मैं वॉक पे गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 6:30 में ट्रैफिक इज ऑन, पुलिस के लोग हैं, इंस्पेक्टर भी हैं और कांस्टेबल भी हैं, लेडीज़ कांस्टेबल भी हैं, और पूरी की पूरी सब्जी मंडी वो मंदिर से लेके वो बोरिंग कैनाल रोड में वो पूरी भरी पड़ी है, फल की दुकानें, सब्जी की दुकानें, इवन तक कि किराना स्टोरेज सब खुला हुआ है, भारी भीड़ है, जिसको जहाँ मर्जी जो लोग वहाँ थूक रहे हैं, जिसको मर्जी मास्क यूज़ कर रहे हैं, जिसको मर्जी नहीं मास्क कर रहे हैं, और उस टाइम पे कोई देखने वाला नहीं है। आखिर वो सारे लोग जो वहाँ से निकल के फिर अपने अपने घरों में घुस जाएंगे 10 बजे के बाद, तो क्या सही में कोरोना का चेन जो है, या कोरोना का जो संक्रमण या जिस चेन की तोड़ने की बात हमारे सरकार के लोग करते हैं, क्या मैं प्रैक्टिकली मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब जो लोग देखो, 2 ही बात है, मैंने एक बार बोली थी कि कन्फ्यूज़न का एक तो कारण ये है कि आपकी लॉकडाउन की प्रोसेसिंग कहीं पे भी पूरी कंप्लीट फुलफिल दिखती नहीं है। दूसरा कारण जो मेरे कन्फ्यूजन का है वो ये है कि जो विवेचनाएं आती है, पिछले साल समझ में आता है कि आपने मार्च में जो प्रोटोकॉल दिया वो अप्रैल में बदल गया, या अप्रैल में जो प्रोटोकॉल दिया वो मई में चेंज हो गया, चूँकि नया था, हम सब इसको समझने में लगे हुए थे। लेकिन आज 1.5 साल के बाद भी अगर आपको 15 दिन के भीतर ये बताना पड़ता है कि रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है, जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी बढ़ जाती है, आपको 15 दिन के बाद ये बताना पड़ता है कि 95% लोगों को घर में होम आइसोलेट करके ही काम हो सकता है, तो और लोग हॉस्पिटल में भीड़ न लगाए, WHO को बोलना पड़ता है। आप 15 दिन के बाद आपको जब सोशल मीडिया साइट्स पे जब बहुत ज़्यादा प्लाज्मा के लिए लोग डोनेट का वो, तो आप बताते हैं कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ों को आप दहशत के हवाले करते हैं, पहले चीज़ों को आप मिसकम्युनिकेट या कन्फ्यूजन के हवाले करते हैं, उसके बाद आप फिर उसको सुधार करके बताते हैं। तो जो सजग लोग हैं, या 2 तरीके के लोग, या तो हम आपके कंप्लीट भक्त हों, एकदम आप जो बोलेंगे यस सर बोलना मेरा काम है, तभी देश चलेगा। अगर लोकतंत्र का ये मतलब है कि जो साहब बोल दे उसी को हम यस सर बोले, तभी मुझे आपकी बात समझ में आती है, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा ये होता है कि या तो आप फिर दहशत में रहने वाले लोग हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, खासकर मैं इस बार निशा अपने सर्किल में मैं कम से कम 1 दर्जन लोगों को जानता हूँ, अपने सर्किल में, इनर सर्किल में, फैमिली से लेके फ्रेंड सर्किल तक में, जो लोग इस बार कोरोना के नाम पे बलि चढ़ गए। और बड़ा दुख हुआ जब मैंने उनके हिस्ट्रीज़ को चेक करी, जब मैंने उनके पीछे जाके बात की, संवेदना जाहिर करने के दौरान ही कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ, तो 100 में 99 केस ये निकल के आया कि नहीं, अरे भाई ओकरा तो पहले से हार्ट में पानी भर रहा था, उसके हार्ट में पहले से पानी भर रहा था, अरे उसको तो पहले से डायबिटिक था, अरे वो तो एकदम बाप रे, उस खाली जैसे ही उसको 12 बजे मैसेज आया कि आप कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, 1 बजे से उसकी दिल की धड़कन आसमान छूने लगी। मतलब ऐसी अगर 100 में आपको 90+ केस ऐसे मिलेंगे, तो सबसे पहला ज़रूरी ये था कि जो लीड है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रॉपर जाए। कम से कम 1 साल के बाद इतना हक तो हमारी जनता का बनता था। और दूसरा कि किसी भी कीमत पे कोई भी मीडिया हाउस दहशत न फैलाए। अगर कोरोना है, काढ़ा पीने से ठीक होगा तो काढ़ा पीने की बातें करो, दवा खाने से ठीक होगा दवा खाने की बातें करो, होम आइसोलेशन से ठीक होगा होम आइसोलेट की बातें करो, क्वारंटाइन सेंटर फिर से बना के अगर लूटपाट मचानी है तो आप क्वारंटाइन सेंटर में आदमी को डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना, आपको बेड बनाना है बेड बनाइए, आप 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े टेंट लगा के आप लाखों की भीड़ जुटा के रैलियां कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन के लिए लाखों करोड़ लगा के। तो 1 महीने के लिए आप 1000-2000 बेड का वही लोहा पाइप से या उसी पाइप से आप जो करना है करिए। चीज़ों को रोकना, संक्रमण तोड़ने के नाम पे अफसरशाही को बढ़ावा देना, कालाबाजारी को बढ़ावा देना, दुकानों को बंद करके, आपके नज़र में दुकानें बंद हैं, चीज़ें बैक ऑन, चीज़ें चालू है, जिसको जो चाहिए जब चाहिए। आप कल्पना किए हो कभी, बड़े प्यार से नीतीश जी आते हैं और बोलते हैं कि संभव हो तो लोग अपनी अपनी
घरों में शादियों को टाल दें। भाई मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मोदी जी हो या नीतीश जी हो, कि भैया कोरोना महामारी आई, सब ठीक है, पूरे विश्व में आई, यहाँ भी आई, हम भी इससे निपट लेते। पूरा विश्व न्यू नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ चुका है, हम अब दूसरी तीसरी लहर की चर्चाओं में फंसे हुए हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या आपने कभी सोचा, जैसे पिछले साल हुआ, आपने रात के 12 बजे लॉकडाउन किया, आपने 5 दिन 7 दिन 10 दिन का अगर टाइम दे दिया होता तो सड़कों पे जो अफरा तफरी मची, वो माइग्रेंट्स का, बसों के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के, कोटा से लेके दिल्ली से लेके बम्बई से लेके गुजरात, मतलब हर जगह सड़कों पे, मतलब वो जो वितृष्णा दिखी जिसने भारत की आंतरिक सिस्टम की गड़बड़ियों की पोल पूरे विश्व के सामने खोल दिया। पिछली बार वो खोला और इस बार गंगा नदी में तैरती हुई लाशों ने खोला। और बाकी जो है वो तो ठीक है, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, वो सब हॉस्पिटल मैनेजमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वो उसका अलग पेच है, इस पर हम लोग कभी आराम से विवेचना कर लेंगे। लेकिन यहाँ मसला है, जैसे शादी रोकने की आप बात करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि भारतवर्ष की जो 70% के आसपास 60-70% आबादी जो गाँवों में बास करती है, अगर आप कस्बाई शहरों को जोड़ लें, कस्बाई नगरों, छोटे छोटे शहरों को, बाज़ारों को अगर जोड़ लें, तो 80% प्लस आबादी जो ग्रामीण इलाके में बास करती है, बड़ी मशक्क़त से 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल ज़िंदगी भर पैसे जोड़ जात के जैसे तैसे करके वो शादियाँ अरेंज करते हैं। उसकी इमोशनल चीज़ें जुड़ी होती है कि मेरी बेटी का फलाना दिन शादी है, रिश्तेदारों को इनविटेशन कर चुके होते हैं, वो गाड़ियों वालों को उन्होंने पैसे दे रखे होते हैं। वो अभी मैंने बहुत सारी शादियों वालों से बात की कि क्यों नहीं कैंसिल कर देते हो, जब इतनी भीड़ है, आप मेरे को नहीं, उल्टे आप मुझे भी बुलाने आ जाते हो कि भैया आइए मेरी बहन की शादी है। तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने बोला है शादियाँ, सर ये संभव नहीं है। हमने भंसिया से लेके, गरीब से लेके, वो कुक से लेके, टेंट वाले से लेके, बहन ठीक है, आपने बोला डीजे बंद रहेगा, आपने बोल दिया डीजे बंद रहेगा, डीजे बंद हो जाएगा, लेकिन जो लोग कर चुके, हर चीज़ के लिए एक नियत समय होती है, समय देना चाहिए। और इतना आसान नहीं होता है, खासकर बेटियों के बाप के लिए, कि आपने रिक्वेस्ट किया, आपने आंसू बहाया या आपने कुछ बोला और वो मतलब तुरंत पिघल के आपके साथ जय जयकारा में लग जाएगा, शादियाँ कैंसिल कर देगा। आंसू बहाने और संवेदना से याद आया, मोदी जी रो के नमन किए हैं उन लोगों को जिनकी जान गई है कोरोना की वजह से। क्या लगता है कि इतिहास के लिए लोगों के लिए किया था उन्होंने या बनारस के लोगों के लिए किया था, मुझे नहीं, थोड़ा सा आइडिया नहीं है, आप मुझे बताओ। जब वो रोए थे तो काफ़ी सारे मीम्स बने, उस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो उसका कारण है कि उसका एक मीम्स पहले आया कि जब वो सत्ता में आने वाले थे या आ रहे थे, तो उस टाइम में उन लोगों का बहुत सारा फेमस डायलॉग होता था कि रोने से देश नहीं चलता, रोने वालों को देश बाहर करो, रोने वालों को देश ये कर दो वो कर दो। मतलब अगर आप उनके पुराने, अगर आप 14 से पहले के उनके ढेर सारे वीडियोज़ को उठाएंगे, खासकर 10 से लेके 14 के बीच के वीडियोज़ उठाएंगे, और 14-15 को छोड़ दो, 16 से लेके अभी तक के वीडियोज़ उठाएंगे, या उनके साक्ष्यों को जब आप टटोलेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना के बारे में भ्रांतियाँ फैलती गई, जिस तरीके से कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फैला। अभी देखो ना, आप कन्फ्यूजन से याद आया, मैं एक्चुअली मेरा मन ही नहीं है मोदी जी पर बात करने का। अभी एक भ्रांति और मैं इसी में जोड़ देता हूँ। एक भ्रांति आई वैक्सीन की। पहले हुआ कि भाई 30 दिन के भीतर दूसरा डोज लेना पड़ेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। फिर आपने बोला 45 दिन के भीतर लेना पड़ेगा। मैंने पिछले डिबेट में बताया था कि देखो, जैसे ही वैक्सीन लोग ले नहीं रहे थे और जैसे ही लाशें सवे चिता ये सब फालतू न्यूज़ आना शुरू हुआ, तो वैक्सीन का टोटा पड़ गया। और अब हालत आज क्या हो गया कि आप अपने हिसाब से डॉक्टर्स के मुंह में उंगली डाल देते हो अपनी कमियों की वजह से, और सीधा सीधी बोलते हो कि अब आप 90 दिन में भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। लोग पहला डोज ले लिया। इस पे बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं सोशल सेक्टर में, इस पे बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक घर में किसी ने ले लिया या पड़ोस में ले लिया तो बाकी लोगों को लेने की जरूरत ना हो। चलो ठीक है, वैक्सीन अगर कोरोना का इलाज है, तो क्या कंप्लीट वैक्सीनेशन 135 करोड़ जनता को डबल डोज करने में हम 5 साल के भीतर भी समर्थ हो पाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी बदौलत? मैं यहाँ पे थोड़ा सा निजीकरण का सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप इनको निजी हाथों में डाल दो तो मे भी पॉसिबल कि साल 2 साल में हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सर, वैक्सीनेशन का लेकर के अवेयरनेस की भी कमी, क्योंकि गांव में लोग इतनी ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको क्या वैक्सीनेशन कौन सा ये भी नहीं पता है, और वहाँ उनको अवेयर करने वाला भी कोई नहीं है। कारण शायद यही है कि बाकी देश जो है, जो हमारे साथ कोरोना, हमसे इनफैक्ट पहले से कोरोना से इन्फेक्टेड थे, अब वो लोग बैक टू नॉर्मल हो गए हैं, और इंडिया अभी भी इस लेवल पे फाइट कर रहा है, इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। तो वो तो एक दिन में तो नहीं होता ना। जब आपकी मास आबादी थोड़ी सी अशिक्षित है, मतलब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जो आपकी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स है आपके देश में, और ये 5 साल 10 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 50 सालों से लगभग यही हालत है। तो जब आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है, तो ऑटोमेटिकली आपको जनजागृति में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा इसको समझो,
अगर आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है तो किसी भी चीज़ की जागृति के लिए, अगर वैक्सीन से कोरोना ठीक होना है या वैक्सीन बिल्कुल सूटेबल है, तो आम आदमी को ये समझाने में कि देखो ये वैक्सीन है, हर वैक्सीन के बाद आप सिंपली कोई भी वैक्सीन बच्चों को भी दिलाते हो बाह में या वो जैसे भी जो होता है नॉर्मली, तो थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन दर्द या लाल निशान या चकता या बुखार आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद इस दहशत मात्र से लोग वैक्सीन लगाना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले साल भर में कोरोना को लेके भ्रांतियों का जो संजाल बुना गया, लोगों को कोरोना पे ही भरोसा नहीं है तो वैक्सीन पे क्या भरोसा होगा। और अगर लोगों को कोरोना पे भरोसा होता या लोगों को कोरोना से बहुत डर लगता तो लोग सड़कों पे एक मटर गश्ती नहीं कर रहे होते, लोग सड़कों पे अपना जान जोखिम में डाल के बाहर नहीं निकल रहे होते। मेरा सेंस समझो, आप वैक्सीन पे आ रहे हो और वैक्सीन की आड़ में अब क्या कर रहे हैं लोग, सरकार के भक्त लोग अब आम जनता को गाली दे रहे हैं। 2 चीज़ पहला हुआ, पिछले 4 महीना में 2 चीज़ें परिवर्तन हुई। एक, जिम्मेदार ठहराया गया पहले सिस्टम को, पहले सिस्टम के नाम पे धकेलने की कोशिश हुई है। वो सिस्टम हैंडल कौन करता है, सिस्टम का मालिक कौन है, किसके पास आप रो रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। सिस्टम है तो सिस्टम गलत है, सिस्टम को ठीक करो, तुमको इसीलिए दिया गया है ना प्रचंड बहुमत, या आपको सरकार का मुखिया इसीलिए बनाया गया है कि सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी है तो उसको ठीक करिए आप। तो आप पहले सिस्टम पे रोए और अब बड़े प्यार से लोग आते हैं और सोशल मीडिया पे लिख के या बोल के चले जाते हैं ये भारत है महाशय, यहाँ पे तो लोगों को समझाना मुश्किल है, साले को जूता लेके मारो, लोग यहाँ समझते ही नहीं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। हर आदमी जो जितना डरा हुआ है उतना बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, जो जितना डरा हुआ है वो उतना सरकार के फेवर में खड़ा नजर आ रहा है। और उसके एवज में हो क्या रहा है कि जो मूल चीज़ें वो छुप जा रही है। कोरोना को नियंत्रित होना पड़ेगा, कोरोना को नियंत्रित होना चाहिए, वैक्सीन लगाना वैक्सीन लगाइए, जागृति जैसे करनी करिए। और रही बात आपका जो मूल क्वेश्चन था कि मोदी जी का रोना धोना, तो वो समय समय पे भावुक होते रहते हैं, भावुक प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, उससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि आपने बच्चों को लेकर बात की, एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात की, हम अभी 2nd वेव से लड़ रहे हैं, 3rd वेव की बात की जा रही है, कई स्टेट में इसकी तैयारी भी शुरू कराई जा चुकी है। अब वो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, वो बच्चे जिनकी पढ़ाई जो है वो ऑलरेडी 1 साल से ठप है, उनके ऊपर ये लहर का असर होना क्या लगता है आपको कि और इनको कितना पीछे धकेल सकता है? कोरोना इतना वेरिएंट और म्यूटेंट इसका इतना चेंज हो रहा है ना, बड़ा बढ़िया मोदी जी बोले कि बड़ा धूर्त और बेशरम, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि बहुरूपिया, कि बड़ा ही धूर्त और बहुरूपिया है ये कोरोना। पता नहीं वो किसके बारे में बता रहे थे। तो बात में तो ये दम है, जैसा आपके मेडिकल एसोसिएशन के लोग बोलते हैं कि वो अपना वेरिएंट या म्यूटेंट अपना चेंज कर रहा है बारंबार। तो अब यहाँ मसला ये है कि वो चाहे लाख धूर्त हो, वो चाहे लाख बहुरूपिया हो, सारी चीज़ें सही है। पहले जान बचानी बहुत ज़रूरी है, पहले चीज़ों को ठीक करना, बीमारी से लड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप इसके नाम पे इमेजिन करो, मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, अभी भी मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ कि इमेजिन करो 24-25 तक कोरोना नहीं जाएगी, अभी तीसरी लहर आई है, इसकी आप गारंटी लोगे कि कल चौथी लहर नहीं आएगी? आप गारंटी लोगे कि अगले साल 5वीं लहर नहीं आएगी? जैसे मैंने एक बार बोला था किसी को कि भैया अगर अभी वैक्सीन का पहले 1 डोज की बात हुई, फिर दूसरे डोज की बात हुई, कल कौन जानता है जब के अग्रवाल जैसे बहुत बड़े डॉक्टर हमारे डबल वैक्सीन डोज लेने के बावजूद भी किसी वजह से, ठीक है मैं उनको कोरोना की मौत नहीं मानता हूँ, बिहार में प्रभात कुमार जी चले गए, वो भी कोरोना की मौत नहीं है, कोरोना इफेक्टिव हुए लेकिन उनका रीजन कोई दूसरा था। 100 में 99 केस का रीजन कुछ और होता है, सबको कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। तो मसला है कि इमेजिन करो कि 2 से 3 साल 4 साल ऐसे ही चला, तो क्या आप ऐसे ही चलाते रहेंगे? ऐसे ही लॉकडाउन लगा के कोरोना का चेन तोड़ेंगे, जो लॉकडाउन कहीं पे भी प्रभावी नहीं होता है। बड़े प्यार से अभी ग्रामीण इलाकों में एक शब्द चलता है कि अरे ये झंड लॉकडाउन में जब कोरोना घट रहा है तो प्रचंड लॉकडाउन लगा लो। और मैं पहले भी प्रचंड लॉकडाउन का समर्थक रहा हूँ, पिछले साल भी। मेरे मन में ये आता है कि आपको रियल लॉकडाउन जानते हो क्या होता है? रियल लॉकडाउन इंडिया में कब लगेगा? जब ग्रामीण इलाकों में बैंक बंद होगी। आपको नहीं पता कि आपका पिछले साल मार्च से लेके अभी तक कभी भी आपका एक भी ग्रामीण ब्रांच के बैंक की सीढ़ियों पे सैकड़ों लोगों से कम की भीड़ नहीं देखी गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। वो गरीब लोग, वो उनका जो 500, 1000, 2000 जो भी रुपया आता है सरकार की तरफ से कभी कभी, या जो भी परमानेंट या वो पेंशन वेंशन वाला सिस्टम, आप बैंकों की हालत देखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। आप किस लॉकडाउन की बात करते हो? ठीक है वो बेचारा बैंक के लिए आया, हो सकता है पुलिस का एक डंडा भी खा लिया हो रोड पे, लेकिन उसको बैंक तक तो पहुंचना है अपना पैसा निकालने के लिए। आप पंपों को, पेट्रोल पंपों को खोल रखा है आपने, आप बहुत सारी चीज़ों को आवश्यक सेवा के नाम पे खोल देते हैं। आप
अपने अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ड्राम में या नॉर्मल रूप में पेट्रोल या डीजल स्टॉक करवाओ, या एक पर्टिकुलर टाइम पे रात बिरात, बस अगर लॉकडाउन मतलब कंप्लीट लॉकडाउन कि मेडिकल से जुड़ा हुआ लोग और प्रशासन से जुड़ा हुआ लोग के अलावा कोई भी आदमी सड़क पे ना दिखे। और आप हो सकता है कि 10 से 15 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन ये जो लॉकडाउन की नौटंकी होती है ये उचित नहीं है। आप इसको, अभी तो चर्चा हो रही है बढ़ाने की, आप बढ़ाइए। परिवहन को बंद करने के लिए बोला गया था। गांव में मैं खुद देख के आई हूँ, बसेस चल रही हैं सर, वहाँ पे प्रशासन देखने वाला नहीं है। तो क्या गांव में कोरोना नहीं है? मतलब क्या सोचा है सरकार ने कि तो सरकार क्या सोच रही है कि जो बड़े सिटीज़ है जहाँ पे अच्छे से कनेक्टिविटी है, सिर्फ वहीं पे सख्ती करना लागू है, या गाँव जैसे जगहों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया? ऐसा है बसों में कि जब आपने गाइडलाइन दिया तो कहीं 7 नंबर या 8 नंबर पे इस बात की चर्चा थी कि चूँकि ट्रेनें और फ्लाइट्स जारी हैं, इसलिए जिन लोगों को जाना है तो सिर्फ ट्रेन और फ्लाइट के टिकट वाले लोग ही उन बसों में 50% के साथ आप सफ़र करेंगे। लेकिन उसके चलते क्या हुआ, बसें भी रोड पे हैं, ऑटोज़ भी रोड पे है, रिक्शा भी इवन तक की रोड पे है। मुझे आज इस गली में रिक्शा भी दिखा है। और ये इसलिए नहीं है कि लॉकडाउन नहीं है और उसको जान की चिंता नहीं है। उसकी चिंता ये है कि वो रिक्शा वाला, वो ऑटो वाला या वो बस वाला, वो कंडक्टर क्लास पिछले 15 दिन से हो सकता है कि उसने उसके घर में 2 रुपया गया नहीं है। मैं बारंबार बोलता हूँ कि सड़कों पे दिख रहे हर लोग आतंकवादी नहीं है, हर लोग कोरोना स्प्रेडर नहीं है। उनकी मजबूरी है, उनके पेट की आग है। लॉकडाउन कभी भी इलाज नहीं है भारत जैसे देश में, जहाँ पे 60, 40, 50% लोग दिहाड़ी, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, मतलब रोज़ लगा के खाने वाले। अभी एक मीम्स देखो ना आप, लोग बोलते हैं कि रेस्टोरेंट से आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी ले सकते हो। रेस्टोरेंट से आप ले सकते हो भैया, तो वही काम कर दो। वो भी ठेला लगा के खड़ा रहेगा, 5 ठेला वाला मौर्या लोग में 5 ठेला वाला दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पे, वहाँ से लोग ले लेगा, वहाँ खड़ा होकर खाएगा नहीं, ले लेगा चला जाएगा। उनकी ज़िंदगियाँ तो ख़त्म हो गई ना, उनके पास स्टॉक बैलेंस भी नहीं है। तो ये जो वो पूरा आर्थिक, मतलब सिर्फ ऐसे लोग जो सरकार में है या सरकारी नौकरी में है या जिनका फिक्स पेमेंट है या चीज़ें टाइम पे आनी है या जिनकी नौकरियां नहीं गंवाई गई है, जो आधे या अधूरे जो भी पैसे उनको मिल रहे हैं, वो थोड़े से राहत में है। बाकी जितने भी स्वरोजगारी दिहाड़ी लोग हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले या स्वरोजगार वाले, जिनके रोजगार चौपट हो गए, वो लोन में थे, उन्होंने लोन लिया होगा, उन्होंने कर्ज लिया होगा। आपने पिछले साल बहुत सारा नौटंकी किया, 20 लाख करोड़, वो जून तक ये मोरेटोरियम, वो बैंक्स, वो इस बार कहाँ गया? लॉकडाउन तो इस बार भी है। अच्छा, एक आपने शिक्षा की बात की, एक स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में 10, 20, 25, 10 से लेकर 50, 25-30 बसें होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। पिछले 1.5 साल से वो बसें हर एक स्कूल में बैठे बैठे जंग खा रही है। उसका एक आपने कुछ भी माफ़ नहीं किया। इवन तक कि इस सीज़न में, ये जो मार्च अप्रैल में आपका जा रहा लॉकडाउन में, आप ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप वो इंस्टॉलमेंट जो है 4 महीना के लिए आप डिले कर सकते हैं। आपके कोई आर्थिक पैकेज नहीं है। आपके पास जो भी पैकेज है टीवी पे लिए है, आम आदमी के लिए, जो स्वरोजगारी लोग हैं, जो दिहाड़ी लोग हैं, उन तक पहुंचने वाली कोई भी पैकेज नहीं है आपके पास। तो इस तरीके से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा की बात जहाँ तक है, तो मैं कितना बोलूँ, मैं एक ही लाइन जानता हूँ कि अगर ये साल, 2 साल, 3 साल और चला, जो कि चलने की संभावना है या इन लोगों के मन में है, या अपनी सारी नाकामियों को कोरोना के आड़ में पर्देदारी के तौर पे इसको छुपाने की जो कोशिश है, अगर ऐसा चला तो मुझे नहीं पता कि स्वरोजगार वालों का क्या होगा, मुझे नहीं पता कि दिहाड़ी लोगों का क्या होगा, हमें नहीं पता कि देश में विरोध होगा, विद्रोह होगा, क्या होगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसे ही सरकार लॉकडाउन लगाती रहेगी, माल मारती रहेगी और आम जनता चोरी छुपे लॉकडाउन को तोड़ती रहेगी। पिछले साल भी टूटा, इस साल भी टूट रहा है। कहीं कोई लॉकडाउन फॉकडाउन है नहीं, मतलब जो घोषित रूप से, मतलब जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि ऑथराइज्ड लोग अगर एक बार शटर उठाएंगे तो फिर उनको सील होने के बाद वापस आने में फिर अफसरशाही का झमेला झेलना पड़ेगा। लेकिन जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, गुमटी में, रेहरा में, पेटरी में, मछली, मतलब वो सबको कोई टाइम टेबल का पालन नहीं है। अगर गौर से प्रशासन या गौर से मीडिया वाला अंदर जाके देखेगा तो वहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ चालू है तो लॉकडाउन के नाम पर आप कोरोना के मरीज को क्यों घटा रहे हो? बेहतर है कि मेडिकल फैसिलिटेशन को आप बढ़ाओ, फैसिलिटीज़ को बढ़ाइए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को दहशत वाले न्यूज़ से दूर रखिए, लोगों का मनोबल बढ़ाइए, संबल दीजिए और
जो भी चीज़ें हो, जितनी भी घनघोर पाबंदी लगानी हो पाबंदी लगाइए, चीज़ों को खोलिए, नहीं तो लोग तो जाएंगे ही। और ये जो 15 से 20-25 मतलब 10 से लेके 15-20-25 के बीच के जो बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो तो साल 2 साल के बाद भी अपडेट हो जाएंगे, घर में भी उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो जो मानसिक रूप से जो बीमार पड़ते जा रहे हैं, वो मोबाइल या ऑनलाइन पढ़ाई के नौटंकी या तितिमा के तले, वो उनकी जो पढ़ाई, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हों चाहे इंटर के बच्चे हों। अभी आपने इंटर का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किया था, जो शायद संभावना है कि आप कैंसिल भी कर दोगे। मैट्रिक आपने कैंसिल कर दिया, बिना पढ़े लिखे बच्चे, सीबीएसई के बच्चे भी बिना पढ़े लिखे मार्क्स लेके चले गए। जैसा बिहार बोर्ड के बच्चों का पिछले 10-20 सालों से हालत था, वही हालत आपने सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ भी कर दिया। जबकि फरवरी में पूरे बिहार में और पूरे जहाँ भी लोकल बोर्ड थे, जिन लोगों का फरवरी मार्च में बोर्ड होता था, सारे स्टेट्स में लोकल मतलब एमपी बोर्ड हो या जहाँ जिस बोर्ड का फरवरी मार्च में होता था, उन लोगों ने एग्जाम ले लिया। बिहार में एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया, काफ़ी भीड़ लगी। आप बोलते हो कि प्रोटोकॉल, अरे भैया हमने देखा है, हजार बच्चे बच्चियां एग्जाम दिए, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, हमें नहीं पता उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं, उन्होंने कब पढ़ाई की, उनकी कॉपी कैसे जांच हुई, आपने क्या सेटिंग की कि सबको लिबरल मार्किंग कर दो। लेकिन वो बच्चे तो खत्म हो गए ना, उनको 10,000 20,000 25,000 50,000 का जो खैरात आप देते हो रिवार्ड स्कॉलरशिप के जरिए, वो कोरम आपका पूरा हुआ। क्योंकि पैसा जब तक ऊपर से रिलीज होगा और नीचे बंटने का प्रक्रिया नहीं होगा, तो बीच के लोगों को मजा कैसे आएगा। तो वो जहाँ भी पैसे का बंटवारा है, वो सारा क्रियाक्रम आप करते हैं। लेकिन सीबीएसई ने अपना एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। अब हालात ये हो गए कि अभी जब इतना चीज़ बढ़ रहा है तो आप एग्जाम ले ही नहीं सकते। चलो ठीक है, अब इंटर के बच्चे वैसे ही करेंगे, अब उनका एग्जाम आप कैसे करोगे, मार्किंग कैसे करोगे। तीसरी बात, ये तो इस साल की बात है, चलो हम इस साल को मान लेते हैं कोरोना। अगर ये साल 2 साल चल गया, इन बच्चों का मानसिक और शैक्षणिक स्तर बिल्कुल गिर नहीं जाएगा, चौपट हो जाएगा। जो अभी क्या हो रहा है ना कि मास लेवल पे तो ऑलरेडी ये चौपट है। जो सरकारी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं बिहार सरकार की, उसको अगर आप देखो तो मास लेवल पे ऑलरेडी चौपट मोड में ही है। लेकिन जो 10-20% बचे हुए बच्चे थे, जो छोटे या बड़े प्राइवेट स्कूल, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि अगर बिहार की साक्षरता दर या बिहार की क्वालिटी थोड़ी बहुत बची हुई है, तो उसमें छोटे बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है। इवन तक कि आप कॉलेजेस में जाके देखोगे, कोचिंग्स में जाके देखोगे, जो बड़े आप देखोगे गांव घर समाज, सरकारी स्कूल में गाय बकरी बन रहा है सर, ये हाल हो चुका है। बरसों से बंद होता आ रहा है। सरकारी स्कूल हो चाहे पीएससी हो, आप बहुत सारे अभी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हालत देख लो, रेफरल हॉस्पिटल्स का हाल देख लो। वो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे गोबर गोईठा पारे जाते हैं, वहाँ पे वो गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं। जिन लोगों के पास अपना घर ठीक ठाक नहीं है, उसी में अपना वो बांस बल्ला लगा के अपना घर भी बना लिया, तबेला भी बना लिया, वहीं पे रहते हैं। वहाँ पे होना चाहिए था डॉक्टर्स, वहाँ होने चाहिए थे बेड। तो चलो ठीक है, वो सब चीज़ें चूँकि एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन आपको इस 1-1.5 साल में इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए था। और मैं फिर बोल रहा हूँ, विकल्प लॉकडाउन नहीं है, विकल्प अभी भी है कि आप अपनी सारी पूंजी, सारी ताकत मेडिकल फैसिलिटीज़ को बनाने में लगा दो। हाँ, चाहे वो टेम्प्रोरी बेस हो, चूँकि कोरोना परमानेंट तो रहेगा नहीं, और चाहे वो परमानेंट बेस हो, आपको सारी फैसिलिटी वहाँ लगाओ, चीज़ों को ओपन करो। मतलब आप मानते कि तैयारी में फेल्योर है सरकार? 101% पहले दिन से, मतलब वो पहले दिन से, हाँ पहले दिन से फेल। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, थोड़ा सा मतलब आप उस पर अपनी पर्सनल, आपने हर चीज़ पे पर्सनली राय दिया, लेकिन इस पर मैं जाऊँगी एकदम पर्सनली, आप खुल के बोले। क्योंकि जब लोग नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे रोने को लेकर के, या फिर अभी जो आपने कहा कि आपको उन पर टिप्पणी नहीं देनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रूर बोलें कि जब इलेक्शंस जब हुए थे बिहार में या फिर बंगाल में जब हुए, तो जो पीक पे भीड़ थी, मतलब रैली की जो बात हो रही थी, बिहार में लोग कह रहे हैं कि जब हुआ था तो इतना ज़्यादा केसेस इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, मतलब तो वो छिप गया था। लेकिन बंगाल में जब हो रहा था सर, तब तो पीक पे था, तब क्यों नहीं रोक दिया गया उस वक्त का इलेक्शन? और अब क्या आपको लगता है कि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि ये इलेक्शन कमीशन और सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर थी कि उन्होंने 5 राज्यों के इलेक्शन ना रोक के बच्चों के एग्जाम्स रोके? ये तो पहले से ही मैं बताता आया हूँ कि अगर कोरोना इतना भयावह होता तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो कोरोना पीक पे नहीं था? इसका 2 तरीका है। एक तरीका, कोई हमको बताएगा कि 19 मार्च 2020 से लेके आज तक एवरीडे स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या कंट्री, मतलब पूरे देश में स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी टेस्टिंग एवरीडे होती है। हम बार बार बोल रहे हैं, टेस्टिंग जितना अधिक करोगे कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, क्योंकि वो एक बुखार है। आपके टेस्टिंग का जो तरीका है वो बुखार फाइंड आउट करता है।
मतलब सीधी बात है, बुखार फाइंड आउट करता है, कोरोना फाइंड पहले स्टार्टिंग डे से ही एंटीजन टेस्ट किट हो चाहे वो आरटीपीसीआर हो, सब कुछ संदेह के घेरे में, सब कुछ भ्रांतियों के घेरे में है। ये हमेशा से मैं बोलता हूँ। रही बात चुनावों की बात, तो ये किसने बोल दिया? 8 जून को जब इंडिया अनलॉक हो रहा था, अगर कोरोना नहीं था देश में या राज्य में, जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में या नवंबर में, तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुले? बिल्कुल। इसका मतलब कोरोना था, आपकी जो भी टेस्टिंग थी, जो भी छोटी टेस्टिंग, आपने उसे जानबूझ के इग्नोर किया। सेम चीज़ बंगाल की बात होगी, सेम चीज़ तमिलनाडु की बात होगी। कहीं पे भी मॉल नहीं खुले, कहीं पे भी मल्टीप्लेक्स नहीं खुले, कहीं पे भी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले, कहीं पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुले, और जो खुले हुए थे चोरी छुपे खुले हुए थे। वो तो मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि आपका लॉकडाउन कभी भी प्रभावी रहा ही नहीं है। जिसको जहाँ जितनी मर्जी है सब लोग कर रहे हैं, लोग अपना धंधा कर रहे हैं, लोग रैलियाँ कर रहे हैं। अच्छा, आप अक्टूबर नवंबर की रैली की बात करते हो, मुझे याद है जहाँ तक 5 मई के आसपास में अमित शाह जी ने बिहार चुनाव को देखते हुए डिजिटल रैली की थी, टीवी लगा के हर जगह। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जो उसी क्रम में मई या जून में, मई में तबलीगी वाले कहानी का 75 वो बीजेपी के ऑफिस में विस्फोट हुआ था, 75 आदमी पाए गए थे। चूँकि उस टाइम में होता था, कहता कि वो टीवी लगा दिया गया और अमित शाह जी बोल रहे हैं। उस टाइम में जब बिल्कुल प्रचंड लॉकडाउन, प्रचंड कोरोना के बीच में थे, तो उस टाइम में भी आपने उस चेन को तोड़ने का काम किया। मसला ये नहीं, मेरा कर्म ये है कि कोरोना है, बड़ा खतरनाक है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को डरने की तो एक पैसा ज़रूरत नहीं है। जो दहशत से मुक्त रहेगा वही कोरोना से पार पाएगा, सीधी बात। और रही इलेक्शन वगैरह की बात, तो ये इसको तो आप क्राइम बोल सकते हो। अगर मैं तो अगर बोलता ही रहूँगा, अगर कोरोना है तो चाहे बिहार का इलेक्शन हो, आप भले ही उसको पिक घोषित ना करो कि सितंबर अक्टूबर रिलैक्स जोन था। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। रिलैक्स जोन क्या था? ऐसा कैसे रिलैक्स हो गया? बस अप्रैल मई जून आपने वो चेन तोड़ के रखा। आपको लगता है चेन टूटा हुआ था ना? लोग तो आ ही रहे थे। मुझे याद है जून में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, मई एंड में, जो बाहर से वो नहीं माइग्रेंट जो अपने मर्जी से जो पैदल बवाल करके चोरी छुपे जो आए मार्च में, उसके अलावे आपने प्लानिंग वे में लाई। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रेनें उतरती थी, वहाँ पे बसें लगती थी, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी। वो मई जून में भी आप उनको एक दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचा रहे हो, चाहे उनके घर पहुँचा रहे हो, चाहे जो भी जाँच प्रक्रिया हो। तो ऐसा नहीं कि कभी भी आपका चेन संक्रमण टूटा। पुलिस हो, प्रशासन हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, नेता हो, वो रैलियाँ हो, डिजिटल रैली हो, चेन तो कभी टूटा ही नहीं। पता नहीं लोग इस भ्रम में कैसे जीते हैं कि नहीं चेन टूट जाएगा घर में रहो, चेन टूट जाएगा घर में रहो। दहशत, ये दहशत है। और एक ही बात मैं बोलूँगा, ये जो इलेक्शंस वगैरह कराए, स्कूल कॉलेज वगैरह को बंद करके, ये तो एक क्राइम था। मैं चलते चलते सिर्फ इतना ही बात बोलूँगा, जो आया है उसको एक दिन जाना है। आप पॉजिटिव काम करके जाएं, सकारात्मक रूप से जाएं। बहुत ज़्यादा भक्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को खुली आंखों से देखना पड़ेगा। कोरोना प्रोटोकॉल ज़रूरी है, या कोरोना अगर बहुत डेंजर है जैसा कि पूरा विश्व बोल रहा है, तो आपको जो पाबंदी लगाना है, जितनी भी पाबंदी लगाना है, जो लोग उन पाबंदियों का पालन कर सके, कम से कम उनको ओपन होने का हक दीजिए। ऐसा चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कॉलेज हो। जो आपका सक्षम ही नहीं है उनको आप ब्रेक करिए, उनको अपडेट करिए, आप उनको मदद करिए, उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। आप चीज़ों को बंद करके लोगों को घरों में रख के घर में रहिए, और दूसरी तरफ आप पेट्रोल डीजल हर चीज़ आप घरों में रहिए। कालाबाजारी किसी ने ध्यान दिया? 100 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये डीजल, 200 रुपये सरसों तेल है। मतलब चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। फल के दाम वो भी सरे पके, चावल गेहूँ वो भी सरे पके मतलब चूँकि आवाजाही रुकती है। क्या इसका असर लोगों के इम्यूनिटी पावर पे, लोगों के आर्थिक पावर पे, या लोगों के मानसिक स्तर पे नहीं पड़ता है? एक आदमी जो कामकाजी है, जो आदमी एवरीडे घर से बाहर निकलता है, उसको आप बोल रहे हैं घर में बंद रहिए। कैसे घर में बंद रहेगा? वो मानसिक रूप से बीमार हो रहा है, मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा वो। तो क्या सरकार यही चाहती है कि कोरोना और लॉकडाउन के नाम पे लोग अरे आपको जो करना खत्म करिए ना, साल 2 साल और ले लीजिए, 6 महीना टाइम ले लीजिए, फिक्स करिए, डेट बताइए कि इस तारीख को कोरोना जा रही है। और अगर कोरोना नहीं जा रही तो क्या ऐसे ही 2-4-5 साल चलता रहेगा? ये सबको सोचने की ज़रूरत है। जी, तो हमने डिस्कशन किया अबाउट कोरोना वायरस की कितना ज़्यादा जो है लोगों के हर एक दिन
ये जो है दहशत हो रहा है या लोगों के बीच जो आए दिन केसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको लेकर के लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है बिहार में कि लॉकडाउन को इंक्रीज़ किया जाएगा क्योंकि इससे फ़ायदा हो रहा है केसेस को लेकर के। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ विजय रंजन सर ने बात किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए थर्ड वेव जिनको खतरनाक बताया जा रहा है उन बच्चों के लिए अब उसको लेकर भी कई राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार अब तीसरे लहर के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो तैयारी यहाँ पर दिखाती है। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।